तो उसको जीडीपी बोलते हैं। अर्थात क्या हुआ सरल भाषा में कि हम लोग एक साल में जितना ज्यादा से ज्यादा सामान बनाते हैं उसको बेचते हैं, वही उसका जो कुल मान है। और चूंकि भाई सरकार खर्च भी कर रही है, सरकारी व्यय भी है, तो जो टोटल राशि हम लोग एक तरह से अपने अंदर समावेशित करते हैं, वो चाहे उत्पादन करके खुद उपयोग में ले आए या उत्पादन करके उसको निर्यात कर लें, तो वो जो होता है ना वही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फिर से एक साल में कुल उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य और इसके साथ हम तमाम प्रकार के सरकारी व्यय, मतलब तमाम प्रकार का जो मेरा खर्च है जो हम अपने से अर्जित कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, उसी को जीडीपी कहते हैं। बहुत सामान्य। अब समझ जाओ कि भैया अगर एक देश है, अब उसमें कुल वस्तु भिन्न भिन्न कारखाने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कृषि है, बहुत सारी चीज है, उससे काफी उत्पादन हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि 2 लाख करोड़ रुपए का कुल मूल्य का हम सामान उत्पादित किए और साथ में 50 लाख जो करोड़ है वो जो है वो सरकारी प्रकार का व्यय है, तो कुल जीडीपी कितना हो गया 2 लाख प्लस 50 लाख, 2 लाख प्लस 0.5 मतलब 2.5 लाख करोड़। इसी चीज को जो है जीडीपी कहते हैं। अब सवाल आता है कि भाई जीडीपी के बारे में एक चीज बताइए कि जीडीपी जो होता है वो जीडीपी निकाला कैसे जाएगा, कैसे इसको और आसानी से समझा दीजिए सर, कि सर जी ऋषि सर कुछ इस तरह से समझा दो मेरे को कि पक्का मेरे दिमाग में बैठ जाए कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए एक फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। इसको सरल भाषा में देखिए तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उपभोग मतलब जितना हम सामान बनाए, जितना सामान हम बनाए, जितना मूल्य का सामान बनाए, सबसे पहले क्या सारा सामान हम लोग खुद ही खा जाएंगे? नहीं, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे कि जो कुल मूल्य का सामान बनाए उसमें हम लोग कितना कंज्यूम किए। कंज्यूम का मतलब हो गया उपभोग। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग सामान बनाए उसको बेच रहे हैं तो हम लोग पैसा अर्जित कर रहे हैं। क्यों? तो उपभोग के अधीन तो हमारे हिसाब से क्या आएगा, उपभोग हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे, मकान भाड़ा करेंगे, हेल्थ पे चिकित्सा पे खर्च करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक चीज समझिए, उपभोग में जो हमारा घरेलू व्यय है, चाहे वो मकान भाड़ा हो, किराया हो, भोजन हो, चिकित्सा खर्च हो, ये सब आएगा। लेकिन अब आप पूछिएगा कि हम नया मकान खरीदे तो उसको भी क्या उपभोग में कहेंगे? नहीं भैया, वो उपभोग नहीं हुआ। एक चीज है ना जो घर में सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि हम उसको इन्वेस्ट किए, तो वो आई में जाएगा, वो किस में जाएगा, निवेश में जाएगा। तो उपभोग को जितना हम कंज्यूम किए, जितना का हम यूज किए उसको ले लिए। उसके बाद जो हम इन्वेस्ट किए, आई जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो तो हम कमा के ही कर रहे हैं। अब सवाल 2 है कि अब उसका स्वरूप जैसा हो तो इन्वेस्ट हो गया। सरकारी व्यय जो गवर्नमेंट के तरफ से चला वो, प्लस निर्यात घटाओ आयात। क्यों? जब हम निर्यात करते हैं तो एक तरह से जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए उसको बाहर भेजे, पैसा आ रहा है। लेकिन जब हम कोई चीज आयात करते हैं तो क्या होता है, मुझको पैसा देना होता है। तो इसीलिए रिजल्टेंट के लिए कि निर्यात में से आयात घटा लो। अगर 100 रुपए का वस्तु बाहर भेज रहे हैं और सब्जी के लिए या चावल के लिए हम अमेरिका से या कहीं से मंगवा रहे हैं 20 रुपए का, तो हम टोटल जोड़ेंगे कि कुल शुद्ध निर्यात कितना हुआ, तो 100 घटाओ 20 मतलब 80 रुपए ही। वो जो पॉजिटिव हो रहा है वो 80 रुपए हो रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो जीडीपी होता है हमारे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस निर्यात घटाओ आयात, मतलब शुद्ध निर्यात, कि भाई फाइनली बता दो कि कितना का हम भेजे। अब ये जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए। किसी देश के विकास के लिए निर्यात घटाओ आयात जब भी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात मुद्रा आपके पास आनी चाहिए, न कि मुद्रा आपसे जानी चाहिए। इस चीज को आप समझिए, ये बड़ा ही मजेदार चीज है। किसी देश के विकास के लिए समझना जरूरी है कि आखिर देश विकसित कब करता है। मैं टेक्निकल चीज के साथ साथ आपको सरल भाषा में भी समझाऊंगा। अगर हम 100 रुपए का चीज बना लिए और 100 रुपए हमारे पास हैं और इत्तेफाक से समझ लो कि मुझको 120 रुपए की वस्तु, पेट्रोल ही समझ लो मुझे कि भाई काफी खर्च है हम भारतीयों का, तो 120 रुपए का मंगाना पड़ा। तो अब रिजल्ट क्या हो रहा है, हम लोग 20 रुपए माइनस में हैं। हम लोग अर्न कर रहे हैं 100 रुपए, मतलब हमारी जीडीपी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 का है।
और हमारा जो है आयात जो है 120 का हो जा रहा है। तो आप देखोगे कि एक देश तभी विकसित होता है जब उसका 3 चीज में तालमेल हो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ये चीज आपको सामान्यतः कोई समझाने वाला सरल भाषा में नहीं मिलेगा। मैं पक्का बोल रहा हूं कि सरल भाषा में समझाने वाला नहीं मिलेगा। अभी देखो मैं चारों का तुलना करता हूं देश के लिए। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि मैंने 1 लाख रुपए का सामान प्रोड्यूस किया, मैंने 1 लाख रुपए का सामान प्रोड्यूस किया। मैं किसान हूं भैया, मैंने चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, दलहन सभी तरह की चीजों को लगाया और हमने 1 लाख रुपए का सामान बना लिया। अब सवाल है कि अब मैं रह रहा हूं तो मेरा तो खर्च है, तो अब हम उसमें से खा कितना गए, मतलब प्रोडक्शन के बाद क्या है, कंजम्पशन। तो अगर मैंने 100 रुपए टोटल चीज बनाए और उसमें से मैं 20 रुपए का खा गया या 30 रुपए का खा गया, तो अब मैं कितना पॉजिटिव में हूं, अब मैं कितना पॉजिटिव में हूं, 80 रुपए। अब 80 रुपए जब का सामान मेरे पास सरप्लस में है, सरप्लस टर्म में आता है, सरप्लस में है, तो भैया तभी तो हम देश को भेज पाएंगे। चलो भैया ठीक है, बेच दिया। अब वो 80 रुपए का मैंने सामान बेच लिया, 80 रुपए हो गए। अब जो है ना मेरा जो अगला इंपोर्ट है ये कम होना चाहिए। क्यों? अब 80 रुपए तो मेरे पास हैं ही, और अगर कहीं मैंने 100 रुपए के सामान अपने जीवन को चलाने के लिए मंगा लिया तो मैं -20 में हो जाऊंगा, तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। तो देश का जीडीपी मजबूत तभी होगा जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंजम्पशन जो है हमेशा प्रोडक्शन से कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए। अर्थात प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। ये 2 फंडा रहेगा, जीडीपी बढ़ती है, यही जीडीपी का फंडा है, याद रखना, एकदम याद रखो। उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात घटाव आयात, जीडीपी पक्का। इसके बाद तुमको जीडीपी समझने का जरूरत नहीं है, फिर बाकी तो जो है ना एक आंकड़ों का खेल है। अब दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी देश के जीडीपी को लेकर क्या कोई संस्था है जिसका आप हमको नाम बता सकते हैं कि हाँ भैया ये संस्था है। मैं लाइव भी रहता हूं, समटाइम्स आप लोग काफी रुझान दिखाते हैं, कभी रुझान घट जाता है। तो अगर अभी जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई भी लाइव है, इफ एनीवन इज लाइव, तो आप मैसेज कीजिए, आप मैसेज में जाकर मैसेज कीजिए कि 1-2 ज्यादा नहीं 2 एजेंसी का नाम बताइए जो जीडीपी को लेकर अपना बयान किसी राष्ट्र के लिए देती है। लिखने वाले लिखेंगे, लेकिन भैया मेरा तो दोनों काम है, मैं ऑनलाइन भी हूं, रिकॉर्डिंग भी है, तो मैं समय नहीं लूंगा, मैं जो है समय नहीं लूंगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे फिंच है, मूडी है, ये सभी जो संस्थाएं हैं ना, फिंच और मूडी, ये इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं जो आपके जीडीपी को लेकर समय समय पर बयान देते रहती हैं। ये जीडीपी के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर वो प्रत्येक राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्र की रेटिंग को निर्धारित करती है। वो कभी कभी आप सुनते होंगे A3, A+, B-, A-, इस तरह के आंकड़ों का खेल चलता रहता है। तो ये चीज आपको जानना चाहिए कि जीडीपी से संबंधित संस्था आपकी फिंच है, मूडी है, इस तरह की विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, और भी कई संस्थाएं हैं जो कि अपने अपने सर्वे के आधार पर रिपोर्ट देती हैं। अब अगला जो मुख्य चीज है, अब आपको यह समझना है कि भैया जीडीपी का कैलकुलेशन का आधार क्या है। जीडीपी तो समझ गए, जीडीपी कैसे आ गया, तो C+I+G प्लस X - M, बड़ा आसान से है सर, आपने बड़ा सरल भाषा से समझा दिया। चलो भैया मैंने समझा भी दिया, मुझे खुशी भी है। लेकिन एक अगला चीज कि भैया जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो आप याद रखिए, प्रत्येक 3 महीने के बाद जो विश्व की संस्थाएं होती हैं वह उस देश की, किसी भी देश की, वो चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ब्राजील हो, वो प्रत्येक देश की जीडीपी का एनालिसिस करते रहती हैं। अर्थात जीडीपी रिपोर्ट इन 1 लाइन, मैं आपको एक शब्द में समझा, एक वाक्य में समझा रहा हूं कि जीडीपी रिपोर्ट हर क्वार्टर, हर 3 महीने पर वो एक बार पब्लिश होते रहता है। मतलब 3, 6, 9, 12, 4 बार उसका पब्लिश होना है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी सेगमेंट में, वो आप लोग
ये भी मैं पक्का जान रहा हूं भैया, पक्का जान रहा हूं, आज सुन लो, अगर जो नहीं सुन रहे हो तो सुनो। मेरा जो है ऑनलाइन क्लासेस भी होते रहता है, लाइव सेशन भी रहता है आरआरबी एनटीपीसी में, मैं सीटेट में भी शेयर करता हूं। मैं इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं जो मैं पक्का जानता हूं कि अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वृद्धि दर, वृद्धि दर, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट है 6%, 7%, 3%, 2%, ये खेल होते रहता है। सारे लोग जानते हैं कि अभी ग्रोथ रेट पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव क्या है, क्या है ग्रोथ रेट? ये जब सवाल पूछ दिया जाएगा तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, कारण मौलिकता की कमी, मौलिक ज्ञान होना चाहिए। तो मूलतः जो ग्रोथ रेट सुनते हैं, विकास दर, कि भारत का विकास दर अभी इतना चल रहा है भैया। 2020 में तमाम दुनिया में जो है बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र थे, वो त्राहिमाम कर रहे थे कोरोना के कारण। आखिर विकास दर है क्या? कैसे समझेंगे विकास दर को? तो अब इसको समझ लो, वो जो जीडीपी होता है ना, वो जीडीपी प्रत्येक साल जो है वो बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि जीडीपी का तो कैलकुलेशन सिर्फ प्रोडक्शन पे है नहीं, प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, मतलब पॉपुलेशन भी जीडीपी को इफेक्ट करता है। तो जीडीपी जो है किसी भी कंट्री का वो बढ़ना चाहिए, और वही जो तुलनात्मक वृद्धि होती है जीडीपी में, उसी के आधार पे विकास दर की पैमाना तय होती है, विकास दर की प्रतिशतता तय होती है, जिसके आधार पे मैंने भारत के लिए, मैंने खास तौर पे भारत के लिए 2015 से लेके 20 तक का विकास दर लिखा है। आप देख सकते हैं 15 में 8%, 16 में 8.6%, 17 में 7.04%, 18 में 6.14%, 19 में 4.18% और 2020 में -10.29%। चिंता करने की बात नहीं है भैया, वो कोरोना था, आपको पता है, लॉकडाउन था, तो उद्योग प्रभावित थे, किसान परेशान थे, सर्विसेज गड़बड़ाए हुए थे, होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, सारा इंडस्ट्री जो है गड़बड़ था, तो विकास दर तो घटेगा। इससे चिंता करने की बात नहीं है कि माइनस हो गया तो क्या हो गया। और यही होता है कि आप लोग जो पेपर में जो पॉलिटिकल न्यूज पढ़ते हैं उसमें हम लोग हड़बड़ाने लगते हैं कि क्या है, अरे है कुछ जा नहीं रहा है, वो जीडीपी का तुलनात्मक अध्ययन है, प्रत्येक वर्ष वर्षवार, वो सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। अब सवाल आता है कि भैया जीडीपी के बारे में तो सर जी आपने बताया, लेकिन थोड़ा और 2-4 पॉइंट बता देते हैं कि जब देश का जो आपने उपभोग और निवेश इस तरह के टर्मों को यूज किया तो वो सेक्टर वाइज कैसे काम करता है। तो आपको 2018-19, चूंकि 19-20 में आप देख रहे हैं 4.18 और 20 में जो है -10.29 है, तो इसके बारे में जो आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी पाए जा रहे हैं। तो मैं उसको भी सॉर्ट आउट कर रहा हूं, और जो फ्रेश और अप्रूव्ड डाटा रहेगा उसके साथ मैं आपके सामने उसको भी मैं किसी अपने अगले सेशन में, कभी नेक्स्ट सेशन में रखने का काम करूंगा। तो 18-19 के आधार पे कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में 16.1% था। उद्योग इंडस्ट्रीज का योगदान 29.6% था, उद्योग इंडस्ट्रीज। और उसके बाद जो सर्विसेज हैं, अब सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेड हो गया मतलब व्यापार हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, मतलब जितने भी प्रकार के जो सेगमेंट्स हैं उनका सम्मिलित योगदान था 54.3%। उम्मीद करते हैं कि जोड़ लोगे तो जोड़ने के बाद 100% आएगा। मजेदार चीज, ये तो आंकड़ा हो गया। अब भारत को देखो, ये जो 16.1% है, अभी मैं कोरोना काल को लेकर आ रहा हूं। अभी जीडीपी के बारे में अगर मैंने आपको बताया है, जीडीपी की परिभाषा बताई है, जीडीपी निकालने का फॉर्मूला बताया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, तो मैं अब एक लाइन के बाद बड़ा ही रोमांचक चीज आपके सामने आज दूंगा। सुनिएगा, मित्रों को बोलिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चूंकि अब जो है ना काफी मूल बात, जिसके बाद जो है आप राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होते हुए जीडीपी और भारत के विषय में सोचेंगे। 16.1% जो कृषि का योगदान है ना, वो एक्चुअली इंप्लॉयमेंट के लिहाज से 50% भारतीयों को इंप्लॉयमेंट देता है। अर्थात कि इस 16.1% में भागीदारी के लिए भारत का 50% व्यक्ति जो कमाने में लगा हुआ है, 50% व्यक्ति प्रत्यक्षता या परोक्षता वो कृषि से जुड़ा होता है। अब सवाल आता है जुड़ा हुआ यही कि कोरोना जैसी बड़ी त्रासदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था धाराशायी क्यों नहीं हुई।
मैं काफ़ी प्रयास करता हूं, मैं पब्लिक पोस्ट भी करता हूं। इस चीज को आप बिल्कुल ही सामान्य ढंग से समझ लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त नहीं होने का सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि गांव पर आधारित है। यह जो आपदा आई, महामारी आई, यह मूलतः शहरों में आई और शहरों के बाद वो गांवों में जहां तहां पहुंची। तो हमारा जो कृषि सेगमेंट था वो बचा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज कि हमारा जो ये सर्विसेज है ना, सर्विसेज का स्वरूप बड़ा व्यापक है। सर्विसेज में अगर आप ग्रोसरी और प्रोडक्ट संबंधी को समझेंगे तो एक छोटा फुटकर विक्रेता भी सामान बेचता है, वो अपने सामानों को बेचता रहा, जिससे हुआ क्या कि जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो था वो गड़बड़ाते हुए भी बचा रह गया। वस्तु बाजार में पहुंचकर और खरीदारों तक पहुंची। और यही दो सेगमेंट है मेरे भाई जो कि भारतीय जीडीपी को आज भी विश्व के पटल पर संभाले रखने का काम कर रही है। तो अतः मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन के बाद, जीडीपी सेशन के बाद, आपसे कभी भी कहीं भी कोई भी अगर इस मुद्दे पर बोलने के लिए बोल देगा, पक्का है कि आप बोल दोगे। याद रखना, एक ब्रीफ समरी फिर दे रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक वर्ष में देश में पैदा होने वाले सभी सामान तथा सेवाओं का कुल मूल्य ही उस देश का सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ग्रोथ रेट हो गया परसेंट ऑफ चेंज इन जीडीपी ईयर बाय ईयर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ रेट। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस आयात घटाओ, निर्यात घटाओ आयात, एक्स माइनस एम, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस ब्रैकेट में निर्यात घटाओ आयात, जिसको शुद्ध कहते हैं, शुद्ध निर्यात कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध निर्यात बोलेंगे। विश्व में जो रैंकिंग थोड़ी पहले की है, अमेरिका पुराना है, चाइना, जापान, जर्मनी अभी फिर यूके ऊपर है, छठा पे इंडिया है। सेगमेंट आपको दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है। एक अच्छा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो जीडीपी है, जीडीपी की खोज किसने की? जीडीपी टर्म की खोज किसने की? पक्का ऑब्जेक्टिव है। कोई भी अगर ऑनलाइन है तो जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा। मैं दावा करता हूं मेरे इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। किसी से भी पूछ दो, तैयारी कर रहे हो ना परीक्षा की, किसी से भी पूछो जीडीपी की खोज, जीडीपी टर्म का यूज किसने किया? 1937 सिमोन कुज़नेट्स, सिमोन कुज़नेट्स। आप एक लाइन में याद रखिएगा, सिमोन सर ने 1937 में, जो कि अमेरिका के थे, जीडीपी टर्म का यूज किया। याद रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मूल वाक्य, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। वंदे मातरम।